जय बिहार, जय स्टूडेंट्स। आज मैं पहला बार फर्स्ट ईयर का हिंदी का क्लास चलाने जा रहा हूँ। बच्चों का मांग भी था और ज़रूरी भी है फर्स्ट ईयर का हिंदी पढ़ाने के लिए, क्योंकि जितना ज़रूरी इंग्लिश है 100 नंबर का, उससे थोड़ा भी कम ज़रूरी हिंदी नहीं है। इसलिए हम आज से हिंदी भी शुरू करेंगे। और बच्चे एक चीज़ याद रखिएगा, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। नींद, चैन, हर चीज़ को, परिवार, सब कुछ को छोड़िएगा तो मंजिल पाते हैं। और बच्चों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बच्चे एक वर्ड सीख लिए हैं आज के ज़माने में, फर्स्ट ईयर इज़ द रेस्ट ईयर। ठीक है, तुम जीवन में फर्स्ट ईयर में तुम रेस्ट कर लिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब जॉब होगा तो क्या होगा? ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर रेस्ट ईयर और गेस्ट ईयर होता है। फर्स्ट ईयर का पढ़ाई भी इम्पोर्टेंस होता है जीवन में। एक एक पल, एक एक क्षण आपके लिए कीमती है। अगर मेरी आवाज़ आपके पास पहुंच रही होगी या मेरी वीडियो को अगर आप देखते होंगे, कहीं भी हो, मेरे पास पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, हिंदी सबके लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर आप कहीं भी होंगे, गांव में हो, शहर में हो, जहाँ भी हो, बस इतना ही बोलना चाहते हैं, कहीं भी हो, किसी के पास भी हो, मेरे ही पास नहीं, कहीं भी आप ईमानदारी से पढ़ें। क्योंकि गार्जियन एक वर्ड है, नींद अपनी भुलाकर सुलाया तुमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया तुमको, दर्द कभी ना देना उनको जिस माँ बाप ने बनाया तुमको। तो उस माँ बाप के दर्द को आप समझिए और उस दर्द को अपने दिल में आत्मसात कर लें और प्लीज़ ऐसे पढ़ाई करें। आप लोगों ने देखा भी है कि बिहार का टॉप विद्यार्थी शिवम कुमार ही शायद नाम उनका है, हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको इधर समय ही नहीं मिला है पेपर पढ़ने के लिए, लेकिन हमारे बिहार के आईएएस टॉपर हैं, आपको मालूम है। गांव भी गए थे, बहुत सादगी में रहने वाले। तो अब मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बिहार के बच्चे खराब नहीं हैं, उनको माहौल नहीं मिलता है। अगर माहौल मिल गया बच्चा को तो समझिए कि वो बिहार का टॉप नहीं, पूरे वर्ल्ड में वो स्थान रख सकता है। इसलिए हम इस बात को रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग से, एक गार्जियनशिप में, नॉट टीचर, आई एम जस्ट लाइक योर गार्जियन। और आप जानते होंगे, एक बच्चा जो है अपने पिता से ज़्यादा अपने टीचर की बात को मानता है। तो बस इतना ही कहेंगे, आप कहीं भी पढ़ें, किसी के पास पढ़ें, कोई टीचर खराब नहीं होता है। आपको जो समझाता है, आप बढ़िया जगह पे आप पढ़ें और बस इतना ही कहेंगे, ईमानदारी से पढ़ें। चलिए इसके साथ शुरू करते हैं। और पढ़ाने के पहले थोड़ा सा हम आज कुछ की रात पढ़ाएंगे। पढ़ाने के पहले थोड़ा सिलेबस देख लीजिए आप लोग, क्योंकि सिलेबस ज़रूरी है। हम आज लाइव में नहीं हैं क्योंकि मौसम ख़राब है, आपको मालूम होगा, वाईफाई उतना बढ़िया काम नहीं कर रहा है, इसलिए अपलोड करके वीडियो डाल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, अपलोडिंग भी होगा तो फ्रेश ही होता है। देखिए, हिंदी 100 नंबर है, इसमें गद्य, पद और व्याकरण होता है। गद्य, पद और व्याकरण। गद्य का मतलब कहानी होता है, पद का मतलब होता है कविता, और व्याकरण का मतलब ग्रामर होता है। आप समझ सकते हैं। 12 गद्य है, 12 पद है और 11 ठो व्याकरण है। मेरी बात को फॉलो करें। सिलेबस की बात है, 12 गद्य है, 12 पद है और 11 आपको ग्रामर का टॉपिक है फर्स्ट ईयर के लिए। बच्चे आप कहीं भी हो, प्लीज़ इस बात को देखें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा तो डिसलाइक कर देना बात। चलो, तो पुष्प की रात गद्य है, पहला प्रेमचंद का है। कविता की परख है, आंखों देखी गद्दर है। बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर का है। चलचित्र है, मेरी वियतनाम यात्रा है। सिक्का बदल गया, हरी क्रांति है, एक दीक्षांत समारोह है। सूरज है और भोगे हुए दिन है, गांव के बच्चों की शिक्षा है, कृष्ण कुमार का है। पद में है, विद्यापति के पद, कबीर के पद, मीराबाई के पद, सहजोबाई के पद, क्योंकि मैं अपने से बना लिखता हूँ, इसलिए कभी कभी इंग्लिश भी आ जाता है क्योंकि मजबूर हैं, आप समझ सकते हैं। भारत दुर्दशा, झंखार, तोड़ती पत्थर, बहुत दिनों के बाद, गाली, जगन्नाथ, पृथ्वी और मातृभूमि।
ये सब 12 आपको पद है, 12 गद है, 12 दूनी 24 हुआ। और व्याकरण में क्या क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, अव्यय है, पर्यायवाची है, विपरीतार्थक शब्द है, संधि है, समास है, उपसर्ग है, संक्षेपण है। इसके अलावा भी पत्र लेखन है और संक्षेपण भी है, हम उसको बताएंगे इसमें। तो इतना टॉपिक आपका हुआ फर्स्ट ईयर के लिए। आप लोग इसको हम PDF पे भी भेज देंगे आप लोग को, आपके ऐप में भेज देंगे, इसलिए लिखना नहीं अभी इसमें है, समझना है आपको। बच्चे गौर करें, नींबू का चाय है, अब समझ सकते हैं नींबू विटामिन C होता है और पीना जरूरी है अभी के समय में। चलिए अब शुरू करने जा रहे हैं। हमारे कलम के जादूगर मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है। मुंशी प्रेमचंद के बारे में जितना बताया जाए उतना कम जान हम लोग हैं, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद कलम के जादूगर थे। एक ऐसे जादूगर जिसकी कलम में एक सम्मोहन विद्या था और अपने कलम के माध्यम से लोगों को भीड़ जुटा लेते थे अपने किताब के माध्यम से। और पूस की रात है, पूस का मतलब ठंडा की रात है। बच्चे गौर करें, एक ग्रामीण कहानी है, एक ग्रामीण कहानी है। बच्चे देखिए ध्यान से, एक ग्रामीण कहानी है और इसके लेखक प्रेमचंद है और जिसको कलम का जादूगर कहा गया है। राम वृक्षपुरी को भी कहा गया, लेकिन इनको भी एक प्रकार कह सकते हैं कि कलम के जादूगर बहुत लोग थे। चलिए अब कलम का खिलाड़ी, इनके बारे में जान लीजिए। साल 1880 में आज के दिन हिंदी साहित्य को वह हीरा मिला जो अपनी कलम के बूते वर्षों तक दमकता रहा। और मुंशी प्रेमचंद को हमारा सलाम, सैल्यूट कर रहे हैं। 1800 याद रखना बच्चे, 1880 में यह इस धरती पे आया। इनका असली नाम धनपत राय था और धनपत राय श्रीवास्तव लिखी रचनाएं सबसे पहले नवाब राय के नाम से लिखी। नाम इनका धनपत राय श्रीवास्तव था, जाति कैस थे, लेकिन नवाब राय के नाम से इन्होंने कविताएं लिखी, जो भी लिखी, कहानी लिखी। उर्दू में, हिंदी में, फारसी और अंग्रेजी पर गजब की पकड़ लिखी। 4 in 1 थे, उर्दू, फारसी, हिंदी और अंग्रेजी, चारों जानते थे। 1 दर्जन से ज्यादा उपन्यास और 250 से ज्यादा कहानियां लिखी। 1 दर्जन से ज्यादा उपन्यास लिखे हैं और 250 से ज्यादा कहानियां लिखी हैं। अब समझ लीजिए आप कितने बड़े रहे होंगे। 12 से ज्यादा उपन्यास लिखे हैं और 250 कहानियां लिखी हैं कम से कम। और इनकी 2 कहानी है जिस पर फिल्म बन चुका है। अब तो बहुत सारा फिल्म उनका आ गया है। एक था शतरंज के खिलाड़ी और सत्यजीत रे ने इसको पर्दे पर उतारा था। और इनकी कहानी जो मेन जो है आप समझ लीजिएगा, मंत्र है, ईदगाह है, कफन है, जुमिन है, सदगति है, पंच परमेश्वर है, उसकी रात है और नशा है, जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ। सबके चहेते, आप चहेते कहानी को पूछ सकते हैं, ये सब है। और इन्होंने इसको लिखा और इन कहानियों में इन्होंने एक ऐसे जादुई छाप छोड़ दिया जो उनके जाने के बाद भी दुनिया उनको याद करती है। और शायद अगर हिंदी की नाम आएगा, जैसे इंग्लिश में विलियम शेक्सपियर का नाम आता है, उस तरह हिंदी का नाम आता है तो मुंशी प्रेमचंद का नाम आता है। मुंशी प्रेमचंद का नाम आता है। बच्चे गौर करें। चलिए शुरू कर रहे हैं। और इनके बारे में इन्होंने चीज बोला था, बच्चे गौर कीजिएगा। विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला स्कूल, विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला स्कूल आज तक नहीं खुला और नहीं खुलेगा। विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला स्कूल ना आज तक खुला है ना कभी खुलेगा। तो आप समझ सकते हैं, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं एक्सपीरियंस मेक्स ए मैन लीडर। अभ्यास से मनुष्य पूर्ण बनता है। जब तक आदमी उस चीज़ को भोगता नहीं है, जब तक उस आदमी में डूबता नहीं है, तब तक रस नहीं निकलता है। इसलिए बच्चे पढ़ाई को अपने कैरियर के लिए ही, अपने जीवन को के लिए एक ऐसे पढ़ाई को आत्मसात करें, अपने साथ लगाएं, अटैच करें, जिससे उस पढ़ाई से आपको आगे ज्ञान अर्जन भी होगा, जॉब भी होगा। अगर जॉब नहीं भी होता है तो एक सफल व्यक्ति बन सकते हो। जीवन में हमेशा पढ़ाई काम देगा। इनकी रचनाएं बहुत सारी है। गोदान को इन्होंने 1936 में लिखा। क्रम देखो हम सब पढ़ाते हैं, थोड़ा डीपली पढ़ाते हैं, इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा, हम डीपली पढ़ाते हैं। कर्म भूमि 1932 में लिखा, निर्मला 1925 में लिखा, कायाकल्प 1927 में लिखा,
27 में, रंगभूमि 1925 में लिखा, सेवा सदन 1918 में लिखा, गबन 1928 में लिखा, माता के हृदय लिखा, पंच परमेश्वर लिखा, पुष की रात लिखा, बैलों की कथा लिखा, नमक का दारोगा लिखा। बच्चे गौर करें। चलिए अब इस धरती पर अगर किसी को सीना तानकर चलने का अधिकार हो, मेरी बात को फॉलो करें, इस धरती पर अगर किसी को सीना तानकर चलने का अधिकार हो तो धरती से धन धान पैदा करने वाले किसान को ही है। और ये किसने कहा था? सरदार पटेल ने कहा था कि अगर कोई सीना तान कर चलने का हक रखता है तो केवल और केवल किसान है। लेकिन आप जानते होंगे आज किसान जो होने चाहिए भारत किसान, लेकिन आजकल उनमें नहीं है जान, क्योंकि आजकल हैं वो ये लोग परेशान, क्योंकि उनके पास ये अभी नहीं मिल रहा है। आज देखो बारिश हुआ, पूरा जो भी होगा सब खत्म हो गया होगा, उनको कोई भरपाई मिलता नहीं है, तो शायद वे लोग पिछड़ ही रहे हैं। अगर केवल खेती पर डिपेंड रहा जाए तो शायद कुछ भी नहीं कर सकता है। हाँ, खेती में बिजनेस वाला खेती करेंगे तो हम कुछ कर सकते हैं, जैसे आपको सब्जी रोपना हुआ या ईख हुआ, ये सब चीज़। तो चलिए, यह सरदार पटेल का अपना कमेंट था, कोटेशन था। चलिए, एक किसान है हल्कू, बच्चे गौर करेंगे, इसमें हल्कू है। एक किसान है हल्कू जो एक मामूली किसान है, जिसके पास थोड़ी सी जमीन है, जिससे अपने परिवार का भरण पोषण करता है। सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रेस है। एक किसान हल्कू है जिसके पास जमीन कम है, हल्कू याद रखिएगा, हल्कू जिसके पास जमीन कम है, उसी में मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। देखिए, मैंने फोटो के माध्यम से बताया है, हल्कू है, बहुत कम जमीन है, खेत है उसके पास, लेकिन मुश्किल से जीवन निर्वाह करता है। एक हल्कू नाम का किसान है, जमीन तो कम है लेकिन अपने खेत में मुश्किल से जीवन निर्वाह करता है। जो खेती से आय होती है उसको साहूकार को ऋण में खत्म हो जाता है, साहूकार के ऋण में खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? किसान आज भी खेती से पेट भर लेते हैं, लेकिन बहुत काम करने के लिए डॉक्टर के पास जाना हो, कपड़ा खरीदना हो, बच्चों को पढ़ाना हो, तो किसी से कर्जा लेते हैं। गांव में आज भी यही चल रहा है, पहले भी चल रहा था, आज भी यही चल रहा है। कर्जा ले लेता है, और कर्जा अगर 100 रुपये लेता है तो बढ़ते बढ़ते 1000 रुपये हो जाता है। और उस कर्जा को चुकाने के लिए वे लोग को बाद में जमीन को भी गिरवी रखना पड़ता है। तो समझ लीजिएगा, वैसा ही कहानी अभी है। अब बच्चे जुड़े रहिए। जो खेती से आय होती है उसको साहूकार को ऋण में खत्म हो जाता है, साहूकार के ऋण में खत्म हो जाता है। यही साहूकार क्या होता है? जो सूद चलाता है, सूद ब्याजी चलाता है। चलिए, लोन में खत्म हो जाता है। और थोड़ा इसीलिए आजकल किसान लोग परेशान हैं, आत्महत्या भी कर रहे हैं, और चाह के भी वे लोग अपने जीवन को बढ़िया ढंग से बिता नहीं रहे हैं। आप समझ सकते हैं मेरी बात को। और चलिए, थोड़ा सा हम बता रहे हैं, सुनिएगा आप लोग। एक किसान पेड़ पर लटकते क्यों हैं? अभी बहुत ज़्यादा इंडिया में किसान लोगों ने सुसाइड किया, पंजाब में भी किया, हरियाणा में भी किया, बहुत जगह किया। क्यों किया? अब मान लीजिए फसल लगाया, कर्जा लेकर फसल लगाया, पानी आ गया, फसल खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, और इसीलिए उनका जो बैंक है सब समझिए खेत में ही होता है उनका। किसान पेड़ पर लटकते क्यों हैं? सुनिएगा आप लोग। ये नेता अच्छे काम के लिए अटकते क्यों हैं? ये नेता अच्छे काम के लिए अटकते क्यों हैं? लोग न्याय और राहत को भटकते क्यों हैं? लोग न्याय और राहत को भटकते क्यों हैं? अन्याय के विरुद्ध का हक हमारा है, अन्याय के विरुद्ध का हक हमारा है, फिर आपको खटकते क्यों हैं? एक किसान भारत की जनता को खटकते क्यों हैं? आज किसान हड़ताल कर रहे हैं लेकिन उनको कुछ भी नहीं हो रहा है। केवल हम लोग उस कहा गया भारत किसानों का देश है, लेकिन आज किसानों की स्थिति बहुत ही बुरी है। आप समझ सकते हैं, अगर आपके परिवार में कोई भी खेती करता होगा तो कैसी हालत है, आप समझ सकते हैं। चलिए, गरीबी के कारण घर की स्थिति अच्छी नहीं है। किसकी? हल्कू की। गरीबी के कारण घर की स्थिति अच्छी नहीं है। घर क्या है? बस एक सिर छुपाने की एक जगह है। देखिए, घर, हल्कू का घर देखिए कैसा घर है। और आज शायद ऐसे ही घर गांव में दिखाई देता है, अगर उसका बाल बच्चा दिल्ली बॉम्बे कमाने नहीं जाता है।
गांव में रहता तो इससे भी बदतर अब गांव में रहते, लेकिन जिसके बच्चे बाहर निकल गए वे लोग अब थोड़ा सा अच्छा हो रहा है। तो ये हल्कू का घर था, और क्यों, क्योंकि गांव में ही खेती बाड़ी करता था वो हल्कू, पीछे उसका अपना जमीन था, उसी में खेती करता था वो। देखिए दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। चलिए, ठंड से बचने के लिए उसके पास कोई गर्म कपड़ा भी नहीं था। देखिए यही होता है, पूस की रात आने वाली थी, ठंडा की रात आने वाली थी, और ठंड से बचने के लिए उसके पास कोई गर्म कपड़ा या कंबल नहीं है। किसके पास? हल्कू के पास। और पूस की हाड़ कपाने वाली, पूस की हाड़ कपाने वाली रात भी आने वाली है, अब उसके पास कपड़ा भी नहीं है, परिवार के पास भी कंबल नहीं है, और यही सोच में डूबा रहता है। देखिए हल्कू के पास तो कंबल है, और बेचारा एक उसकी पत्नी जो है एक साल पतली लेकर रात काटने वाली है, यही सोचकर हल्कू परेशान रहता है। और उसने क्या किया, बहुत मेहनत किया, दूसरे खेतों में मेहनत मजदूरी करके सर्दियों में कंबल खरीदने के लिए 3 रुपये जमा किया। कितना जमा किया? 3 रुपया। ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, हल्कू ने सर्दियों में के लिए क्या खरीदना चाहा? कंबल। क्यों? क्योंकि उसके पास कंबल नहीं था, और मात्र 3 रुपये, उस समय 3 रुपये का बहुत वैल्यू रहा होगा, 3 रुपये जमा किया। देख रहे होंगे आप लोग, 3 रुपये जमा किया, और बंजर जमीन को उपजाऊ बना देता हूं, बंजर जमीन को उपजाऊ बना देता हूं, मैं किसान हूं, चैन से कहां सो पाता हूं। बंजर जमीन को उपजाऊ बना देता हूं, मैं किसान हूं, चैन से कहां सो पाता हूं। ऐसा ही हल्कू था, हल्कू भी चैन से सोता नहीं था, क्योंकि उसके पास लगता था घर नहीं है, फूस का घर है, कब गिर जाए, पत्नी के पास कपड़ा नहीं है, ठंडा आने वाला है, और हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मेरी पत्नी कैसे बर्दाश्त करेगी। इसलिए वो दूसरे खेत में काम करके 3 रुपया बटोर लेता है, और इस 3 रुपया सोचता है कि मैं कंबल खरीदूंगा, लेकिन 3 रुपया भी कोई किसी की गिद्ध की नजर लगी रहती है। और वह कौन था? साहूकार था। वो अपने आदमियों को रखता था, कौन पैसा कहाँ से आया, और जब उसको मालूम चल जाता कि इसके पास 3 रुपया आ गया, साहूकार पूरा चलाता है। 3 रुपये भी साहूकार उससे छीन कर ले गया। बताइए, अपने आदमियों को लेके आया लठैत को, और छीन के जबरदस्ती ले गया। उसकी पत्नी ने इसका बहुत विरोध किया, लेकिन हल्कू मजबूर था, क्योंकि उसने कर्ज लिया था। कर्ज के बोझ के चलते वह सिर झुका के रहता है, और साहूकार उसकी पत्नी से पैसा छीन लेता है, लेके चला जाता है। देखिए फोटो के माध्यम से देख सकते हैं आप लोग, पत्नी है बेचारी, साहूकार है, पैसा उसे छीन के ले जाता है। और इसलिए थोड़ा सा कोटेशन भी समझ लीजिएगा आप लोग। टूटा फूटा घर मेरा, टूटा फूटा घर मेरा, बस 2 वक्त की रोटी है। टूटा फूटा घर मेरा, बस 2 वक्त की रोटी है। हम बुरी हालातों से लड़ने वाले किसान, हम बुरी हालातों से लड़ने वाले किसान, हमारी जिंदगी बहुत छोटी है। बच्चे गौर करेंगे आप लोग, टूटा फूटा घर मेरा, बस 2 वक्त की रोटी है। हम बुरी हालातों से लड़ने वाले किसान, हमारी जिंदगी बहुत छोटी है, हमारी जिंदगी बहुत छोटी है। और हल्कू अपने खेत के रखवाली के लिए अपने खेत में जाता है। अब देखिए क्या होता है, बेचारा पैसा भी छीना गया, कपड़ा भी नहीं था, एगो बेचारा पतला साल ओढ़कर हल्कू खेत की रखवाली के लिए जा रहा है, क्योंकि उसको टेंशन था वह नीलगाय चलाएगा और पूरा खेत को सपाचट कर देगा। देखिए क्या होता है, हल्कू अपने खेत की रखवाली के लिए अपने खेत में जाता है। क्यों भाई जाता है? क्योंकि नीलगाय खेत को चट कर जाती थी, उसके साथ उसका पालतू कुत्ता जबड़ा भी था। देखिए बच्चे, हल्कू है, खेत में अपने खेत की देखभाल के लिए जाता है, उसके साथ उसका कुत्ता भी है जिसका नाम जबड़ा था। पूछेगा हल्कू के कुत्ता का नाम क्या था? जबड़ा था। वास्तव में पूछेगा कि मैंने अपने कुत्ते को इसमें डाल दिया है, मेरे पास भी जर्मन शेफर्ड है, लेकिन उसके पास देहाती कुत्ता होगा, और मैंने एक सिंबल के रूप में डाला है। बच्चे गौर करें, क्यों कुत्ता को लेके गया? क्योंकि उसके खेत में बहुत सारे नीलगाय चलाता था। नीलगाय समझते होंगे आप लोग, यह खेत को सपाचट कर देता था, और जब नीलगाय आता ये कुत्ता भौंकता, जिससे उसका नींद टूट जाता है। लेकिन जैसे ही खेत में पहुंचता है, रात होती है, देखिए क्या होता है, हल्कू के पास कोई गर्म कपड़ा भी नहीं था। बेचारे के पास एगो देखिए चादर है और हाथ में लाठी है, यही लेकर वह खेत में जाता है। अब जैसे जैसे रात होती है, पूस की रात होने लगी, ठंडा, हाड़ कपाने वाली ठंडा,
जब होने लगती है बेचारा इसका चादर भी काम नहीं करता है। अंत में इतना मजबूर हो गया, कुत्ता उसके बगल में सोया था, उसको कुत्ता के पास चिपट लेता है उसको, क्योंकि कुत्ता गर्म होता है, आप जानते होंगे। अब चिपट जाता है लेकिन वह भी असरदार नहीं होता है। देखिए क्या होता है, हल्के के पास एक चादर के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने अपने कुत्ते को अपने शरीर से चिपका कर गर्मी पाना चाहा लेकिन फायदा नहीं हुआ। अंत में पास के आम के बगीचा से पत्तियों को जमा कर उसमें सूखा हुआ पत्ता, उसमें आग लगाकर अलाव जलाता है। आग की गर्मी से उसका शरीर गर्म हो जाता है लेकिन वहां से नहीं उठता है। लेकिन वह वहां से नहीं उठता है कब, इसको भी समझिएगा आप लोग। देखिए आम का पेड़ है, पत्ता है उसको गिरा हुआ सूखा हुआ, उसमें जलाता है। वो आग के सामने बैठा है, उधर नील गाय खेत में घुसकर सभी फसल को चट कर जाती है। देखिए क्या होता है, बैठा हुआ है, कुत्ता भी भौं भौं कर रहा है लेकिन उसको इतना शरीर में एनर्जी नहीं था, ताकत नहीं था कि वो उठ के उस नील गाय को भगाता। देखिए यही होता है, खाना भी बढ़िया से खाता नहीं था, ठंडा के चलते उसको ठंडा ही लगा था बहुत ज़्यादा, और मजबूर भी था, उठ नहीं सकता था। उसको लगा कि मेरा कुत्ता भगा देगा, लेकिन कुत्ता बोलता रह गया। खेत में घुसकर सभी फसल को चट कर जाती है नील गाय। जबड़ा लगता है, भौंकता रहता है लेकिन हल्कू नहीं उठता है। ठंड के तेज झोंके से उसकी आंख लग जाती है, उसकी आंख लग जाती है। देखिए उसकी आंख लग जाती है, यहाँ दिखाई देता होगा आप लोग को। और वह कुत्ता भौंकता है, नील गाय उसके खेत को सपाचट कर जाती है, खेत को सपाचट कर जाती है और अंत में पूरा खेत उसका खत्म हो जाता है। और 40% से ऊपर खेत को चट कर गई थी नील गाय। और जब सुबह में देखिए क्या होता है, सुबह उसकी पत्नी जगाती है और बताती है कि नील गायों ने सारी फसल को चट कर गया। वह चिंतित होकर कहती है कि अब मजदूरी करके पेट भरना होगा, इस पर हल्कू देखिए क्या करता है, खुश होकर कहता है कि अब खेत में पूस की रात को सोना तो नहीं पड़ेगा। देखिए खेत खत्म हो गया लेकिन हल्कू खुश है। ये हल्कू खुश नहीं है, हम सब पर व्यंग करता है कि आज गरीबी एक ऐसी अभिशाप है। उसको लगता है कि हम अगर खेत में बिना कंबल के सोएंगे तो मर जाएंगे, कम से कम इस मरने से तो निजात मिला, कम से कम परिवार के साथ रहेंगे, घर में सोएंगे, भले घर कैसा भी हो। और ये देख कर खुश है, चलो भाई पैसा कमा लेंगे, मेहनत मजदूरी कर लेंगे, दूसरे खेत में काम कर लेंगे, लेकिन कम से कम ठंडा से तो बचेंगे, इस पूस की रात से तो बचेंगे। और इसलिए इस कहानी का नाम पड़ गया पूस की रात। और प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से एक मार्मिक चित्रण किया है। अब देखते होंगे, नील गाय है, समझ जाओगे किसान का दर्द, समझ जाओगे किसान का दर्द। एक बार खेतों में हल चलाकर तो देखो, एक बार खेतों में हल चलाकर तो देखो, किसी जमीन के टुकड़े में कभी अनाज उगाकर तो देखो, कभी जमीन के टुकड़े में अनाज उगाकर तो देखो, कभी जून की धूप में तो कभी दिसंबर की जाड़ में एक बार खेतों में जाकर तो देखो, एक बार खेतों में जाकर तो देखो किसान क्या होता है। पूस की रात में किसानों के दो समस्या मुख्य रूप से सामने आती है, कर्ज में डूबा किसान और खेती के लाभकारी न होना। देखिए दोनों है इस कहानी में, है कर्ज में डूबा किसान भी है और खेती का लाभकारी न होना है। हल्कू की तरह देश के किसान आज भी कर्ज में डूबा है और आज भी खेती लाभकारी नहीं है, खेती से लाभकारी नहीं है, मैंने बताया है। जिस तरह हल्कू नील गाय के से फसल को बचाने के लिए रात में पहरेदारी करता था, उसी तरह आज भी किसान आवारा पशुओं से खेतों को बचाने के लिए रात भर जाग रहे हैं, आज भी जागते हैं। आज भी वही सिस्टम है, 100 साल की कहानी है, लेकिन आज भी 100 साल प्रेमचंद का लगभग हुआ ना जी, बहुत उससे भी ज़्यादा, और आज भी यह कहानी चल रहा है। आज भी वही हाल है, आज भी नील गाय आता है, खेत को चढ़ जाता है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और कहानी का मतलब यही है। और इसको कौन लिखा? मुंशी प्रेमचंद ने लिखा इस कहानी को। और इस कहानी में बस यही बताया गया है, मार्मिक चित्रण किया गया है। आप लोग इसको देखिएगा, हम PDF में भेज देते हैं ऐप में, फर्स्ट ईयर वाले बता रहे हैं, और बढ़िया से पढ़िएगा। इसका हम आंसर क्वेश्चन भी कल देंगे, कल भी इसको हम पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव और आंसर क्वेश्चन भी भेजेंगे। आप लोग बढ़िया से पढ़ें, कल ग्रामर भी पढ़ाएंगे। हम PDF में डाल रहे हैं क्योंकि वाईफाई, आप जानते हो मौसम ख़राब है अभी, इसलिए वाईफाई का कोई गारंटी नहीं चल रहा है, इसलिए हम अपलोड कर रहे हैं। और अभी आप लोग देखिएगा। और जो बच्चे
किसी कारण से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ उसको बता दीजिएगा। यूट्यूब पर यह डाला गया है और मैं आपको इसको ऐप में भी भेज दूँगा। वीडियो को नहीं भेजेंगे, हम इसका नोट्स भेज देंगे, इसलिए आप पहले वीडियो देख लीजिएगा बढ़िया से। चलिए, जय हिंद, जय भारत।